Okay, Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about chapter number 14, right? And it is about complex integration, right? So our topic is about complex integration, right? So let's define कि what is complex integration and हम फिर complex integration जो है उसको solve करते हैं, ठीक है? So हमारे पास क्या है कि the line integral in complex plane. So what is the line integral in complex plane, right? So हम इसको discuss करते हैं. So if we say that complex जो है complex definite integrals जो हैं वो हमारे पास क्या हैं complex line integrals, then our complex definite integrals are complex line integrals then contour of f of z dz, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है f of z जो है वो क्या है हमारे पास, दिस इज आवर इंटीग्रेंट, ठीक है, and integrand and f of z is integrated over the given curve c, ठीक है. So f of z is integrated over over a given curve c, right? So let's discuss about the curves, ठीक है, path of integration. तो अगर हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है अपनी कम्प्लेक्स उसको इंटीग्रेशन को, तो हमारी जो कर्व सी इन कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन, राइट? सो कर्व सी, जो हमारी कर्व सी जो है इज इन कम्प्लेक्स प्लेन is called path of integration, right? So उस केस में हमारे पास क्या है, if we say that z of t this is equal to x of t plus iota y of t and it is a is less than equal to t and t is less than equal to b, ठीक है. जैसे हमारे पास z of t क्या है, z of t जो है वो फंक्शन है x of t प्लस आयोटा y of t, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जिसमें z जो है जैसे हम कहते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है. तो z जो फंक्शन है t का वो उसमें क्या आ जाएगा, z ऑफ t दिस इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t वेयर a इज़ लेस दैन इक्वल टू t इज़ लेस दैन इक्वल टू b, ठीक है. सो दिस इज़ आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि हम आगे यूज़ करेंगे. सो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है z डैश ऑफ t, ठीक है, तो यहाँ पे z डैश के डैश की बजाय आप क्या यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि डॉट रिप्रेजेंट जो है वो डेरिवेटिव को कर रहा है, किसके डेरिवेटिव को, कम्प्लेक्स नंबर के डेरिवेटिव को, ठीक है. सो डी z डॉट ऑफ t दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट टी यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस आयोटा वाई डॉट टी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का डेरिवेटिव. सो जेड डॉट टी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस जेड ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट? सो ये हमारा जो है वो है. सो डेफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, हम कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन देखते हैं.
definition of a complex line integral. सो उसके लिए हमारे पास क्या है कि लेट सी बी अ स्मूथ कर्व in complex plane given by equation 1 and let f of z be a continuous function ठीक है, बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, सो हम सब डिवाइड करेंगे इंटरवल को। ठीक है, इंटरवल ए इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन बी को। तो दिस इम्प्लाइज डैट जब हम सब डिवाइड कर लेंगे टी नॉट इज़ इक्वल टू ए टी वन अप टू सोन टी एन माइनस वन। ठीक है, सो हम इस छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे और टी एन किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगी। यानी जो लास्ट टी एन होगा वो बी के इक्वल है और जो फर्स्ट वाला है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यानी ए और बी के दरमियान में हमने टाइम को डिवाइड कर लिया है। वेयर टी नॉट इज़ लेस देन टी वन एंड इट इज़ लेस देन टी एन। ठीक है, यानी जो टी नॉट है सबसे फर्स्ट वाला है वो किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है और वो क्या है, वो छोटा है टी वन से, टी वन छोटा है टी टू से, टी टू छोटा है टी थ्री से, अप टू सो ऑन छोटा है टी एन से। तो ये बेसिकली क्या है, ए इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन बी, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया। टू दिस सब डिवीजन देयर करस्पॉन्ड्स अ सब डिवीजन ऑफ सी। ठीक है, टू दिस सब डिवीजन there corresponds a subdivision of C। क्यों हम सी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, सी यानी कर्व को टोटल को डिवाइड करेंगे और कर्व को डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हम जेड को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने लगे हैं। सो हमारे पास आ जाएगा जेड नॉट, जेड वन अप टू सो ऑन जेड एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ तक हम इसको कर्व को डिवाइड कर देंगे। सो अगर हमारे पास ऐसा है कि हमने चंक्स में डिवाइड कर लिया है, सो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वेयर जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि वेयर जेड जे दिस इज़ इक्वल टू जेड ऑफ टी जे। ठीक है, यानी जो जेथ जेड है वो किसके इक्वल है, जेड ऑफ टी जे, यानी टाइम का जो जेथ कंपोनेंट है उसके इक्वल है। राइट, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देन एंड जेड वन जो है फिर जेड वन जो है वो किसके इक्वल है जी, और फिर हम कह सकते हैं कि ज़ीटा वन है एक वेरिएबल, ज़ीटा वन बिटवीन जेड नॉट एंड जेड वन। ज़ीटा वन एक वेरिएबल है बिटवीन जेड नॉट एंड जेड वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डैट इज़ ज़ीटा वन किसके इक्वल है, ज़ीटा वन दिस इज़ इक्वल टू जेड ऑफ टी के। ठीक है, सो हम कह सकते हैं वेयर टी सेटिस्फाइड टी नॉट से टी वन के दरमियान में। ठीक है, एंड वी हैव अ ज़ीटा टू एंड वी हैव अ ज़ीटा टू बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। ठीक है, सो देन वी फॉर्म द सम। ठीक है, तो फिर हम जो है वो सम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या, हम कहते हैं कि हम समेशन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम समेशन कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली एस एन दिस इज़ इक्वल टू समेशन एम इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ज़ीटा एम
delta zm where delta zm this is equal to zm minus zm minus 1, राइट। सो हमारे पास ये है, बट सो डैट द ग्रेटेस्ट उसमें क्या है हमारे पास कि अगर हम कहेंगे डेल्टा एम मॉडुलस दिस इज इक्वल टू टी एम माइनस टी एम माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी एम है वो क्या है, टी एम यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस टी एम माइनस 1 यानी उससे जो प्रीवियस वैल्यू है। एक चंक जो टाइम का है, जैसे अगर ये एक पूरा कर्व है मतलब स्ट्रेट लाइन है सपोज, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एम, तो वो क्या है टी एम, और ये क्या टी एम माइनस 1 है ये, और ये अगर फाइनल जो है वो टी एम है, तो फाइनल वैल्यू माइनस दी इनिशियल वैल्यू टी एम माइनस 1 मॉडुलस, तो डेल्टा टी एम आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने अप्लाई की है यहाँ पे। तो इससे हम कह सकते हैं, ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि एज दिस नंबर अप्रोच करता है ज़ीरो को, एज डेल्टा टी एम दिस इज इक्वल टू टी एम माइनस 1 अप्रोचेस ज़ीरो, सो एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो है वो जो टी एम माइनस 1 जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर S1 एंड S2 दैन फॉर्म, फिर उसकी वजह से क्या होएगा कि जैसे जैसे ये टी एम ये टाइम छोटा होता जाएगा, ज़ीरो होता जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर ये टी एम माइनस 1 था, ये टी एम था, और यानी ये टाइम के दरमियान में जो मतलब है वो क्या है, वो ज़ीरो है, ठीक है। यानी डेल्टा टी एम क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इतना इनके दरमियान में ये डिस्क्रीट नहीं है, यानी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये टाइम ज़ीरो है और ये टाइम 1 है। हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम ज़ीरो है और इसके साथ ही ये जो टाइम है वो है 0.00000001, ठीक है सपोज़। तो इनके दरमियान में डिफरेंस बहुत थोड़ा है, तो अगर डिफरेंस बहुत थोड़ा है तो इसका मतलब है कि ये इसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट नहीं है बल्कि ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। अगर ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब है कि फिर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सो इसका मतलब है कि हम लाइन इंटीग्रल जो है वो यूज़ कर सकते हैं एफ ऑफ जेड डी जेड, और हम कह सकते हैं क्लोज्ड कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई कर्व है और हमने उसकी इंटीग्रेशन की, उसको क्लोज पाथ था, उसको हमने उस क्लोज पाथ के ऊपर इंटीग्रेट किया, या अगर हमारे पास कोई कर्व थी मतलब इस तरह की कर्व थी जो कि क्लोज नहीं थी, तो उसको कर्व के ऊपर हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो वो ऐसे ही है कि जैसे हमने इस पूरे पाथ को सम कर ली है, ठीक है। इस पूरे पाथ को अगर सम कर लें कि तो उस केस में हमारे पास क्या है कि हमने इसको मतलब कर लिया है, मेरा मतलब है कहने का कि अगर ये टी एम माइनस 1 है और ये टी एम है और इनके दरमियान में जो है डेल्टा टी एम अगर ज़ीरो है, ठीक है, यानी चेंज इन टाइम ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो डैट मीन्स कि अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो एन क्या है, एन फिर इन्फिनिटी है, नंबर ऑफ़ चंक्स इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ डिवीजन्स है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट डिवीजन्स नहीं हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं। कॉन्टीन्यूअस हैं तो उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट हमने क्या किया है, ये क्लोज्ड पाथ नहीं था तो हमने इसको लाइन इंटीग्रल कह दिया, और अगर यही जो है वो कर्व हो इस तरह की ऐसी, तो ये कर्व क्या है, इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि ये कर्व फिर क्या है, क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, और एफ ऑफ जेड डी जेड आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज। देन वी हैव द assumptions क्या है, ऑल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स आर एज्यूम टू बी पीस वाइज स्मूथ।
तो ये जो एजम्पशन, ये जो हमने ऊपर प्रूव किया है, वो हमने किस एजम्पशन की बेस पे किया है? वो इस एजम्पशन की बेस पे किया है कि ऑल पाथ्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर complex line integrals are assumed to be piecewise smooth, that is, they consist of finitely smooth curves joined end to end। ठीक है, तो इसकी assumption क्या थी? यानी कि all paths of the integration for complex line integrals are assumed to be piecewise smooth, that is they consist of finitely smooth curves joined end to end। ठीक है, यानी हमने उनको join कर लिया end to end, तो इसका मतलब है कि हमने continuous function जो है वो create कर लिया। ठीक है, so अब हम इसकी properties देखते हैं। ठीक है, properties हमारे पास क्या हैं? Let's discuss some of the properties, right? So हमारे पास क्या है? First property is linearity। linearity में हमारे पास क्या है? contour K1 F1 of Z, ठीक है, कर्व K1 F1 of Z plus K2 F2 of Z dz, so this is equal to K1 curve F1 of Z plus K2 कर्व F2 ऑफ Z dz। ठीक है, सो ये लीनियरिटी को शो कर रहा है कि हमारा जो मतलब पाथ है वो क्या लीनियर, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स को आपने बाहर लिख लिया, इसको आपने अंदर, मतलब कर्व्स वो इंटीग्रेशन को आप अंदर ले गए। ठीक है, तो ये जो है, और दूसरी बात ये है कि लीनियरिटी ये भी कहती है कि ये फर्स्ट को आप अलग इंटीग्रेट कर लें, सेकेंड को आप अलग इंटीग्रेट कर लें, दोनों को जो है वो ऐड कर लें, इसका रिज़ल्ट सेम आएगा कि आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर लें। ठीक है, सो ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है। देन वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेंस रिवर्सल, राइट? सो लेट्स define about the sense reversal. So in integrating over the same path from Z0 to left, from Z0 to right, introduces a minus sign। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम उधर पढ़ते थे कि अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम Z0 टू Z एफ ऑफ Z dz, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम Z टू Z0। लिमिट्स जो हैं वो हमने रिवर्स किया, तो ये सेंस रिवर्स हो गई, एफ ऑफ Z dz। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स के केस में भी ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी। देन वी हैव दी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशनिंग। ठीक है, पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी देखते हैं जी। पार्टीशनिंग की प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास है कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू कर्व 1 एफ ऑफ जेड डी जेड
प्लस कर्व टू एफ ऑफ जेड डी जेड, राइट। सो हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कर्व है और हमने ये एक फ़र्स्ट कर्व कह दी कि ये यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी कर्व C2 यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर हम इस पूरे कर्व को इंटीग्रेट करें या C1 से कर से ज़ीरो इनिशियल पॉइंट से C1 तक कर लें, फिर हम इनिशियल पॉइंट से C2 तक C2 से हम फाइनल पॉइंट तक कर लें, तो आंसर जो है वो हमारे पास सिमिलर आएगा, राइट। देन वी हैव दी एग्जिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स। सो हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक पे फिनिश हो गई हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो रियल नंबर्स के लिए वैलिड थी, वही कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ वैलिड हैं। सो लेट्स डिफाइन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स। So if I say कि I have f of z, this is equal to u x y plus iota v of x y, ठीक है। then we have, अगर हम कहें कि डेल्टा जेड एम दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स एम प्लस आयोटा डेल्टा वाई एम, राइट। सो फिर हमारे पास क्या है, एस एन दिस इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ यू प्लस आयोटा वी डेल्टा एक्स एम प्लस आयोटा डेल्टा वाई एम, राइट। इधर से हम लिख सकते हैं एस ऑफ एन दिस इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ यू डेल्टा एक्स एम माइनस समेशन ऑफ वी डेल्टा वाई एम प्लस आयोटा समेशन ऑफ यू डेल्टा वाई एम प्लस समेशन ऑफ वी डेल्टा एक्स एम, राइट। सो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया यू प्लस डेल्टा एक्स एम माइनस समेशन ऑफ वी प्लस डेल्टा वाई एम। क्यों माइनस का साइन कैसे आया, अयोटा इंटू अयोटा इज अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस अयोटा यू डेल्टा वाई एम और प्लस समेशन अयोटा प्लस वी डेल्टा एक्स एम, ठीक है। सो ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। So these sums are real since f is continuous and u और v are continuous. So ये sums जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं। क्यों रियल हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास f जो है f is continuous, ठीक है। since f is continuous and u और v, since f is continuous, so this means that u and v are continuous, ठीक है। सो उस केस में क्या है कि इफ़ एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो डेल्टा एक्स एम एंड डेल्टा वाई एम अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को, यानी चेंजेस अप्रोच कर रही हैं ज़ीरो को। अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है यानी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो फिर यानी इनफाइनाइट हैं, तो ये जो चंक्स हैं ये क्या हैं, इनका नंबर, इनका जो डेल्टा है, चेंज है, वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, लिमिट n approaches to infinity s of n this is equal to f of z dz, ठीक है। और f of z क्या है, बेसिकली u dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v dy प्लस आयोटा इंटीग्रल ऑफ u dy प्लस इंटीग्रल ऑफ c v dx, राइट। यानी वो जो हमने काम समेशंस में लिखा था उसी को ही मैंने किस में लिख दिया है, इंटीग्रल्स की फॉर्म पे, ड्यू टू दी कॉन्टीन्यूटी। Thus the line integrals exist and its value is independent of the choice of the subdivisions, right। तो अब हम करते हैं इवेल्युएशंस इंटीग्रल्स की। तो ये सारी बात जो है वो आपको समझाने के लिए थी कि ये इंटीग्रल्स कहाँ से आए, कैसे आए और हम इनको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो इफ़ आई से
first evaluation method. So if I say integration is from a to b f of x dx, this is equal to f of b minus f of a, right, where f डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है. सो आवर डोमेन डी is called simply connected if every simple closed curve encloses only points of t. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि डोमेन डी इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड. ठीक है, कनेक्टेड हम उसको कहेंगे कि डोमेन डी कनेक्टेड है इफ़ एवरी सिंपल क्लोज कर्व एंड क्लोज इज ओनली पॉइंट्स ऑफ डी. इसका मतलब है कि डोमेन में सिर्फ हमारे पास डी जो पाथ है, यानी डी जो डोमेन है, एक सेट आपने डिफाइन कर दिया, उसी में से ही वैल्यूज़ हो इनपुट की, कहीं और से ना हो. ठीक है. सो हम थ्योरम 1 जो है उसको डिफाइन करते हैं. ठीक है. थ्योरम 1 सेज थ्योरम 1 सेज कि अगर हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, सो लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड. सिंपली कनेक्टेड का क्या मतलब है कि सारे पॉइंट्स जो है वो डोमेन वाले सेट के अंदर से ही हैं, कोई भी पॉइंट डोमेन से बाहर नहीं है. ठीक है. डोमेन डी, ठीक है, सच डैट एफ डैश ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ जेड इन डी. ठीक है. एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम जेड नॉट टू जेड वन एफ ऑफ जेड डी जेड. ठीक है. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू वेयर कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, यानी डेरिवेटिव जो है वो साथ मौजूद है, तो फिर आप इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं. ठीक है. सो हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 करते हैं. एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सेज कि if I have integration is from 0 to 1 plus iota z square dz. ठीक है. सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, z का क्यूब बाई 3, यानी जो पावर है उसमें 1 पावर ऐड, उसी से डिवाइड, और इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 to 1 प्लस आयोटा. 1/3 आप बाहर ले लें. ठीक है. अपर लिमिट में आप क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस आयोटा का क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज़ 0. 1 प्लस आयोटा का क्यूब जो है उसको आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर. राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 1. जी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी, आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं -1, तो आप इधर लिख दें -3. ठीक है. ये -3 और ये 1 मिलके क्या हो गया, -2 प्लस, इसमें से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें, ठीक है, तो आपके पास लिखा जा सकता है, पीछे रह जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 3. राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 -2 प्लस आयोटा
ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज़ -1 प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 1/3 -2 एंड प्लस 2 आयोटा, सो दिस इज़ इक्वल टू -2/3 प्लस 2/3 iota, right? So this is our required answer. So I hope this examples clarifies. So let's solve example number 2. So example number 2 says if we have minus pi iota to pi iota cos of z dz. So cos of z is basically sine of z and integral is from minus pi iota to pi iota. तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा. ठीक है, तो ये 2 पाई आयोटा है, लेकिन 2 क्या है, यानी पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा की वजह से 2 है. 2 एंगल का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम 2 को बाहर लिखेंगे साइन ऑफ पाई आयोटा, राइट. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. साइन ऑफ 2 पाई आयोटा नहीं है, 2 साइन ऑफ पाई आयोटा है. ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 3 है. एग्जाम्पल 3 आपने ख़ुद करनी है. एग्जाम्पल 3 जो है वो आसान सी ही है. 8 प्लस पाई आयोटा, ठीक है, एंड वी हैव 8 माइनस 3 पाई आयोटा. सो ई की पावर z/2 dz, राइट. तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे. हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ माइनस आयोटा टू आयोटा dz/z. ठीक है, dz/z जो है वो आपने अगर करना है तो उस केस में आपके पास क्या है, आप इसको लिख सकते हैं